हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे एक पल का जीना बाइश्री। मैं आपको डाग ने एक अनसुलझी पहेली सुना रही थी, भाग 3। अगली सुबह किशोर इस बात की सच्चाई पता लगाने निकला कि क्या वाकई वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी सुंदरवन के दक्षिणी छोर पर जाने से कतरा रहे थे। क्या वाकई वहाँ कोई अनहोनी घटना घट रही थी? इन सभी सवालों के जवाब उसे खोजने थे। इन सवालों के जवाब पाने के लिए किशोर अपने भाई आदित्य को साथ लेकर सुंदरवन के सफ़र पर निकल पड़ा। यह सफ़र उन्हें 2 भागों में पूरा करना था। पहले भाग में तो उन्हें किसी को भनक लगने से पहले सुंदरवन के प्रवेश द्वार प्याली से सुंदरवन में प्रवेश करना था, और दूसरे भाग में उन्हें घोड़ा मरा द्वीप पर जाकर सुंदरवन के दक्षिणी सिरे में जाकर यह सच्चाई ज्ञात करनी थी। आए दिन कैसे बंगाली लोग उस द्वीप पर जान गंवा रहे थे। आखिर क्या थी सच्चाई? क्या सच में वहाँ ऐसा कुछ था जो आम लोगों की पहुँच से बहुत दूर था? किशोर आदित्य यही सोचकर वहाँ से निकल पड़े थे। वो वहाँ से निकल तो गए, परंतु उन्हें अपने साथ एक स्थायी गाइड को ले जाना भी आवश्यक था, जो सुंदरवन के चप्पे चप्पे को जानता हो। किशोर मन ही मन कुछ सोच रहा था, तभी आदित्य को लगा जैसे वो इसका उत्तर जानता हो। तभी आदित्य ने किशोर की तरफ गर्दन घुमाकर कहा, भाई, क्या तुम्हारा दोस्त जेम्स हमारे साथ चलने को राजी होगा? किशोर को सोचकर, शायद हाँ, जेम्स ही हमारे साथ चलेगा। वो मेरी बात में छुपी गंभीरता को भाप पाएगा। अगर सच्चाई सामने आई है तो सुंदरवन के भीतर बसे 102 द्वीपों में से 52 द्वीपों पर रहने वाले लोगों का डर भी कम हो जाएगा। किशोर ने मोबाइल पर जेम्स टाइप किया और अगले पल उसका नाम कॉन्टैक्ट लिस्ट में सबसे ऊपर मौजूद था। उसने उंगली की सहायता से उसे दबाकर फ़ोन को कान में सटाकर गाड़ी चलाने लगा। उस तरफ से आवाज़ आई, हेलो किशोर, कहाँ हो आजकल? किशोर, सुंदरवन। उसके दोस्त की आवाज़ में कपकपी शुरू होने लगी। तुम यहाँ? कब? कैसे? क्यों? जैसे प्रश्नों की झड़ी लग गई। किशोर, तुम अभी कहाँ हो? मुझे तुमसे मिलना है। मैं हूँ प्याली, कुछ देर के लिए सामने से आ रही। आवाज़ थम सी गई। कुछ देर बाद, क्या तुम यहाँ आ रहे हो? किशोर, हाँ, मैं आ रहा हूँ। किशोर शीघ्र ही प्याली की तरफ गाड़ी को तेज गति से चलाने लगा। जैसे ही वो कुछ आगे बढ़ने लगा, उन्होंने गाड़ियों की लाइनें देखी। आगे भयंकर जाम लगा था। किसी से पूछने पर पता चला आगे एक बड़ा पुराना सुंदरी पेड़ अपनी जगह से गिर चुका है। लोग उसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो पेड़ अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा है। इसलिए किशोर ने अपने दोस्त जेम्स को फ़ोन किया तो उसने कहा वो बस 10 मिनट में वहाँ पहुँच रहा है। कुछ देर बाद जेम्स पैदल पेड़ के दूसरी ओर से किशोर की गाड़ी तक पहुँच गया। जेम्स ने किशोर की गाड़ी वहीं रोड के एक पार्क करने को कहा और आगे चलने को कहा। जेम्स, किशोर और आदित्य तीनों सड़क के किनारे चलकर आगे बढ़ रहे थे। कुछ देर में वो उस जगह पर पहुँचे जो इस जाम का मुख्य कारण था। सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार थी। सभी लोगों की नज़रें आगे की तरफ बड़े से सुंदरी के पेड़ पर थी, जिसका तना सड़क पर फैला हुआ था। उसकी पत्तियां सड़क के दूसरी तरफ थी। उसे हिलाने की कोशिश, कई तरीक़ों से हटाने की कोशिश कर रहे थे, परंतु वह पेड़ अपनी जगह से टस से बस नहीं हो रहा था। आसपास के गांव के लोग बड़े बड़े रस्सों की सहायता से सुंदरी पेड़ को हटाने की कोशिश कर रहे थे। आदित्य, ये कैसा अजीब पेड़ है जिसकी खड़े ऊपर की ओर जा रही है? कुछ अजीब पेड़ है ये। जेम, हाँ, ये वृक्ष सबसे अलग है। इसे सुंदरवन का सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि पूरा जंगल सुंदरी के पेड़ों से भरा हुआ है। सुंदरवन का नाम ही इस वृक्ष के नाम पर है, सुंदरवन। इन पेड़ों का गिरना अनहोनी से जोड़कर देखा जाता। लगता है सुंदरवन में कुछ तो होने वाला है। आदित्य, वैसे पेड़ों की जड़ ऊपर की तरफ क्यों है? ज़मीन से ऊपर की तरफ क्यों लटक रही हैं? इसकी जड़ें
बरगद की तरह है, परंतु बरगद और इसमें काफ़ी अंतर है। जेम्स, तुमने ठीक कहा। बरगद में तना धीरे धीरे जड़ में बदलता है, परंतु सुंदरी की पेड़ की जड़ें प्रकाश की खोज में ऊपर की तरफ निकलती है। अक्सर ये दलदली ज़मीन पर होती हैं। इसकी जड़ें अधिक पानी में रहकर बाकी तने में रूपांतरित हो जाती है। आदित्य, अच्छा भैया, आप आजकल क्या कर रहे हो? जेम्स, कुछ नहीं, बस इन पेड़ों पर एक खास रिसर्च कर रहा हूँ, पर अभी मुझे बस थोड़ा बहुत ही पता चल पाया है। किशोर, ओह, तभी तुम इतने विस्तार से ज्ञान दे रहे हो। जेम्स, बिल्कुल। धीरे धीरे चलते हुए और आपस में बात करते हुए जेम्स ने मुख्य सड़क से कच्चे रास्ते की तरफ कदम बढ़ाए। उस कच्ची राह पर तीनों एक साथ कब घने जंगल के बीच पहुंच गए, उन्हें खुद भी पता नहीं लगा। तभी अचानक हल्की हवा चलने लगी और पत्तों की सरसराहट होने लगी। अगले ही पल रॉयल टाइगर की तेज दहाड़ उनके कान में पड़ी। आदित्य और किशोर के चेहरे पर घबराहट दिखाई देने लगी, पर जेम्स का व्यवहार ऐसा था मानो उस पर कोई प्रभाव ना हुआ हो, मानो वह उस परिवेश का आदी हो। आदित्य, टाइगर की दहाड़ अभी तो शाम होने में भी कुछ समय है। जेम्स, ये तो पूरा इलाके ही बाघों से भरा हुआ है। आदित्य, तो क्या तुम्हें कोई डर नहीं है? जेम्स, नहीं है, क्योंकि वन विभाग ने बस्तियों की सुरक्षा के लिए नायलॉन नेट उन जगहों पर लगाया है जहाँ से बाघ इंसान के बीच घुसते थे और हमला करते थे। अब कुछ हद तक बाघों के हमले पर काबू पा लिया है। तभी फिर से तेज से गुर्राहट की आवाज़ आई, मानो वह बाघ इंसानों को अपने होने की खबर देना चाहता हो। कुछ कदमों के बाद वो एक बस्ती के बीच पहुंच गए। चारों तरफ बांस और फूल और मिट्टी से बनी झोंपड़ियाँ थी। जेफ ने किशोर और आदित्य के साथ जैसे एक झोंपड़ी में प्रवेश किया, तभी आगे की कहानी आपको कल मिलेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने चैनल को सपोर्ट करें। आपका एक सब्सक्राइब को मोटिवेट करता है और मैं आपके लिए ऐसे ही डाकनी की अनसुलझी पहेली भाग 3 था, आगे का भाग फिर आएगा 2-3 दिन में। तो अब मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि जो मेरे चैनल पे नए विजिट करें, कहानी को एंजॉय करें और चैनल को सपोर्ट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि। हरे कृष्णा।